स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी कर पा रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके नए सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी, मतलब भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है, एक ऐसा संविधान जो किताब है, एक ऐसा उपकरण जो एक ऐसा यंत्र जो एक इंसान को इंसानियत की रास्ता दिखाता है। जैसे कि एक धर्म होता है, धर्म का कार्य क्या होता है? मनुष्य को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना। वैसे ही विभिन्न नियमों और कानूनों कायदों के द्वारा एक इंसान को कैसे कैसे रास्तों पर चलना चाहिए, कैसे उसका विकास हो सकता है, ये सारी की सारी संभावनाएं आपके पॉलिटी सब्जेक्ट में दिखाई देती हैं। जो पॉलिटी सब्जेक्ट है आपका, जो राज्य व्यवस्था है, भारत के इस संसद भवन में जो भी कार्य चलते हैं वो संपूर्ण तरीके से पॉलिटी के अंदर कवर होते हैं। भारत का संविधान जब भी बना था, भारत के संविधान बनने के क्रम में तत्कालीन जो हमारे सदस्य हुआ करते थे, संविधान सभा के जो भी मेंबर हुआ करते थे, उन लोगों ने एक ऐसा सपना देखा था, एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया था जिसको आज तक वैधता हमारा भारत, हमारा देश उसके प्रति आज भी लोकतांत्रिक रूप से कहीं न कहीं कुछ समस्याएं आती तो जरूर हैं, लेकिन उसको प्रखर तौर पर आज भी निभा रहा है और निभाता रहेगा। हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी अलग होता है, पॉलिटिक्स अलग होता है। बात हम करेंगे राज व्यवस्था की। राजनीति अलग मुद्दा है, राज व्यवस्था हमारी अलग है। उसी का पार्ट हो जाता है राजनीति, राज व्यवस्था के अंतर्गत आती है। जब राजनीति करता है कोई भी व्यक्ति, तो आप मतलब कोई छोटा सा काम जब कर देता है आपके साथ में, चतुराई का कार्य कर देता है, तो लोग कहते हैं हमारे साथ में राजनीति खेल रहे हो। तो वो राजनीति नहीं होती है। राजनीति व्यापक तौर पर हम लोग बात करेंगे आगे। बात करते हैं हम इंडियन पॉलिटी पर। भारत की जो राज्य व्यवस्था है, इसमें क्या क्या हमारे पास संभावनाएं हैं, इससे संबंधित हमारे पास क्या कुछ होना चाहिए, क्या जानकारी जरूरी है हमारे जीवन के लिए, क्या एक ह्यूमन बीइंग के लिए, क्या एक भारतवासी के लिए एक बेहतर नई कल्पना और नई जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमारे संविधान में हमारे पुरखों ने, हमारे मतलब संविधान के जो मेंबर्स थे, उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ रखा है, इससे आप लोगों को जानकारी मिलेगी। आपके पास में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट्स को, आप जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आपको पता ही नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति का मतलब किसी भी व्यक्ति को अनवांटेड तरीके से झेल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आपके पास उसका राइट है, उसके पास में उसके अगेंस्ट बोलने का अधिकार है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उसके पास आपके पास भी कोई अधिकार है। आप 6 महीने से बंदिशों में लगे पड़े हैं, किसी व्यक्ति के मतलब अंडर में काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपको जाने नहीं दे रहा है, आपको पता ही नहीं है कि आपके पास उसके भी खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। आपकी बाइक चलाते समय थोड़ी सी भी आपकी बाइक किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होता है, आपको पता ही नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया, किसी से हमें क्या करना है, क्या कार्रवाई करनी है। तो छोटी छोटी, देखिए दुनिया में नहीं कहूँगा कि भारत में आपके पास, अगर भारत के वासी हैं आप, तो सबसे नज़दीक विषय जो है आपका पॉलिटी है। पॉलिटी, क्योंकि ये आपके पल पल की, हर जगह की, तन मन की, धन से हर जगह की आपकी खबर रखता है। वो कैसे? वो आप लोगों को मैं पूरा सिलेबस पढ़ते हुए बताते हुए चलूँगा कि आपके साथ में कौन सी चीज़ कहाँ से जुड़ती है। रेफरेंस के लिए हम आपको दिखा देते हैं, हमारे पास 2 किताबें हैं और हमारा अपना अलग से जो नोट्स बनाया हुआ है उसका अलग से है। ये दृष्टि की किताब है, इसको हम रेफरेंस में रखेंगे। और जो हमारे पास आपको जो सबसे अच्छी लगती हैं, जो यूपीएससी जो मेंशन करता है, देखिए ये राज व्यवस्था है, एम लक्ष्मीकांत, इन दोनों किताबों का रेफरेंस हम रखेंगे
इन दोनों किताबों के साथ में ही हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जल्दी हम अपना बेयर एक्ट लेकर के आएंगे। बेयर एक्ट से भी मतलब जो भी उसमें रेफरेंस रहेगा उसको पढ़ करके अगर उसमें हमें लगेगा कि हाँ अच्छा सा कुछ लिखा है तो उससे भी निकाल करके हम आपको लेकर के आएंगे। बात यह है, अब लक्ष्मीकांत की जो शुरुआत होती है 1773 के अधिनियम के आसपास से स्टार्ट होती है, वहां से नहीं, उसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके पीछे का कारण क्या था, उसके बाद में यहाँ सब हम लोग आएंगे। बात ये चल रही थी कि हम लोग इंडियन पॉलिटी में कैसे पढ़ेंगे। देखिए जो आपके पास सिलेबस था वो सिलेबस मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको दिखाया था, बताया था, वो सिलेबस आप लोगों को कवर कर लेना है। वो सिलेबस लिख करके रख लेना है, चिपका लेना है, अपने सामने रखना है, उसको याद कर लेना है, कहीं ना कहीं देखते रहना है एक दो बार, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि पॉलिटी हमारा जो विषय है, सिलेबस आपके पास है, उस सिलेबस के अंतर्गत हम देखिए हम अपनी जो पॉलिटी पढ़ेंगे अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हुए आपको लेकर के चलेंगे कि हाँ ये जो सब्जेक्ट है यहाँ से आपके साथ में जुड़ रहा है। ये जो विषय है आपको पता नहीं था कि संसद के अंदर अगर जाने के लिए कोई परमिशन लेती है तो यहाँ से लेना पड़ता है, जाना पड़ता है। अगर इस व्यक्ति के पास में ये आर्टिकल है, कोई व्यक्ति सोते हुए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट कर देता है तो कैसे उसके पास अधिकार बनता है और वो उस व्यक्ति को कैसे सजा दिलवा सकता है या उसके प्रति कार्रवाई कैसे किस प्रकार से कर सकता है। मैं आपको वकील तो नहीं बना सकता लेकिन पॉलिटी का अच्छा जानकार जरूर बना दूंगा। संविधान में क्या कुछ आपके लिए है, क्या संविधान के अंतर्गत आप के पास जानकारी होनी चाहिए, वो जरूर आपको आप तक पहुंच जाएगी अगर आप मेरे साथ में जितने दिन हम पॉलिटी पढ़ाएंगे उतने दिन के लिए आप मेरे साथ में अगर बने रहते हैं तो आज हम बात करेंगे आपसे पॉलिटी पर। पॉलिटी का छोटा सा कंटेंट हम आप लोगों को देंगे आज, और उसके बाद में जो आपकी कंटिन्यू जो क्लास होगी वो ना कहीं आपकी आगे से स्टार्ट होगी। मैं बात कर रहा था आपके राज्य व्यवस्था की। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब है भारत की राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था को अगर हम शब्द को तोड़ें इसको अगर राज्य व्यवस्था शब्द को तोड़े हम तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है राज्य की व्यवस्था। हम बात कर रहे हैं आपके राज्य की व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का मतलब है आपके राज्य की व्यवस्था। हमारे जो राज्य है वो राज्य कौन सा होगा? क्या हमारे उत्तर प्रदेश जो राज्य है, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये सब राज्य हैं क्या? इनके पास क्या स्वतंत्रता है? अपने स्वतंत्र निर्णय की क्षमता है? तो ये राज्य है क्या? नहीं है। तो क्यों नहीं है? मैं बात कर रहा था आपसे राज्य व्यवस्था की। ये जो राज्य है इस राज्य की जो व्यवस्था हमको देखनी है, इसके पहली बात तो हमें यह जानना पड़ेगा इसके राज्य होने के पैमाने क्या हैं। जब राज्य होने के पैमाने हम देखते हैं तो इसके पैमाने कौन से हैं? आपके किसी भी राज्य को हम राज्य कब कहेंगे तो उनको हम देख लेते हैं राज्य के होने के पैमाने। राज्य के होने के पैमाने मैं बात कर रहा हूं आपसे। कोई भी राज्य अगर राज्य है उसको तो हम राज्य कहेंगे, तो उसके पैमाने क्या हैं? सबसे पहले उस मतलब उस राज्य के पास क्या होना चाहिए? राज्य के पास सबसे पहले एक चीज होनी चाहिए, उसके पास अपनी जो खुद की भूमि होनी चाहिए। अगर उसके पास भूमि है तो दूसरा जो पैमाना है इसका, उसके पास जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन, लैंड और पॉपुलेशन। दूसरी चीज जनसंख्या होनी चाहिए। उसके पास और क्या होना चाहिए? उसके पास में संप्रभुता होनी चाहिए। और उसके साथ में क्या होना चाहिए आपका? उसके पास में सरकार होनी चाहिए। जैसे कि भारत की सरकार लोकतंत्रात्मक सरकार है। उसके पास और क्या होना चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए। क्या? संप्रभुता होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए।
उसके पास लैंड होनी चाहिए, उसके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसके पास गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसके पास और क्या होना चाहिए, उसके पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए। उसके पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए। बात ये है कि अगर किसी भी राज्य को हम राज्य कह रहे हैं तो उसके पास पैमाना क्या है, ये 4 पैमाने होने चाहिए उसके पास राज्य का जो स्टेटस है वो होने के लिए। 4 चीजें अगर किसी भी राज्य के पास में है तो वो राज्य कहलाएगा, उसको हम राज्य का दर्जा देंगे, उसको हम राज्य कहेंगे। बात ये है, क्या हमारे जो राज्य हैं जिनको हम राज्य बोलते हैं, यूपी, बिहार, जो पंजाब है आपका, ये क्या राज्य हैं या नहीं। मतलब इसके जैसे अन्य जो 28 राज्य हैं टोटल और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको हम राज्य कहेंगे या नहीं। इनको हम राज्य नहीं कहते हैं, इनको हम राज्य इसलिए, राज्य हम इनको इसलिए कहते हैं, मतलब क्यों कहते हैं इस बात को हम आगे बताएंगे। इनको हम राज्य नहीं कहते हैं, उसके पीछे का एक रीजन है। ये जो राज्य होते, अगर इनके पास 3 चीजें तो हैं, इनके पास 3 चीजें तो हैं, आपकी भूमि है, आपकी जनसंख्या है, आपके इन लोगों ने सरकार भी बना रखी है, ठीक है। लेकिन इनके पास संप्रभुता नाम की चीज जो है, ये वाला पैमाना इनके पास आपका नहीं है। अगर संप्रभुता इनके पास होती तो हम समझ जाते कि इन लोगों के पास, हम समझ जाते कि इन लोगों को हमें राज्य कहना चाहिए था और इन लोगों को राज्य का दर्जा हमको देना चाहिए था, इन क्षेत्रों को हमें राज्य का दर्जा देना चाहिए था। अर्थात इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, राज्य का दर्जा नहीं देते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को, इनको हम क्या कहते हैं, ये हम राज्य तो कहते हैं, लेकिन हम, आप लोग सोच रहे होंगे कि इनको राज्य तो हम कहते हैं फिर भी आप कह रहे हैं कि मतलब राज्य नहीं कहते हैं, इनको राज्य का दर्जा नहीं देते, ऐसा क्या हुआ। इनको हम कह सकते हैं, कहते भी हैं, प्रांत हैं ये। आपने इनका नाम प्रांत सुना होगा, सुना था कि नहीं, सुना होगा ना। ये क्या है, प्रोविंस, प्रांत हैं। तो ये प्रांत हैं, इनके पास सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता नहीं है, इसलिए इनको हम प्रांत कहते हैं। अच्छा, तो फिर राज्य इनको हम क्यों कहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार और जो हमारे अन्य राज्य हैं तो उनको हम राज्य क्यों कहते हैं, हमारे लिखित भाषा में तो राज्य ही आता है। अच्छा, राज्य हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था, स्वतंत्रता के समय हुआ क्या, जो राज्य बन रहे थे आपके, छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, राज्य को, राज्य हम लोग अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सबको राज्य क्यों कहते हैं। स्वतंत्रता के समय जब हमारा 563 रियासतों को एक किया जा रहा था, तो उस समय अगर प्रांतों को हम प्रांत बोल देते, तो प्रांत तो अलग अलग राज्यों में हुआ करते थे ना, अलग अलग हुआ करते थे। जैसे वहाँ का प्रांतों का गवर्नर को हम लोग सूबेदार बोल देते थे। तत्कालीन समय में कई सारे प्रांत हुआ करते थे और अलग अलग रियासतें हुआ करती थी। अगर हम उनको प्रांत ही बोलते तो वो तो समझ लेते कि हमारी तो संप्रभुता है भैया, हम क्यों आपके उसमें मिलने के लिए जाएं। लेकिन वहां से एक कॉन्सेप्ट हटा करके, प्रांत का नाम हटा करके वहां पर लाया गया राज्य का कॉन्सेप्ट, राज्य को लाया गया। राज्य लाने के बाद में आपका हुआ क्या, जब राज्य इनको बोला जाने लगा तो लोग समझने लगे कि कहीं न कहीं जो भारत है, भारत के अंतर्गत जितने आ रहे हैं वो सब राज्य हैं और भारत कई सारे राज्यों से मिलकर बन रहा है। तो हुआ क्या, तो जो आपके प्रांत वाले हुआ करते थे, जो छोटे छोटे नवाब हुआ करते थे, जो वहां पर क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे, वो लोग समझ गए, कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारा जो राज्य है वो अलग है, तो हमारा जो वो आपका प्रांत हुआ करता है, ये जो प्रांत है ये हमारा प्रांत हमारा खुद का है, लेकिन ये जो राज्य है तो वो भारत का है। तो इसलिए वहां पर प्रांत शब्द से हटा करके राज्य हम लोग उपयोग कर लेते हैं। लेकिन रियल में क्या है, हमारे जो प्रांत हैं इन्हीं को हम लोग अब राज्य बोलते हैं। यहाँ पर गवर्नर तो रहता है, वहां पर जनसंख्या होती है, सरकार होती है, भूमि होती है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारे राज्यों के पास संप्रभुता नाम की चीज नहीं है। अगर किसी अन्य देश के साथ में, अगर किसी राज्य को, पहली बात तो अगर हाथ मिलाना है
किसी भाग को देना है, किसी भाग उसको एब्जॉर्ब करना है, लेना है, तो वो कौन करता है? हमारी भारत की सरकार करती है, लेकिन ना कि वहां पर कोई राज्य करेगा। ठीक है, जैसे कि आपने जम्मू कश्मीर के बारे में देखा, जम्मू कश्मीर को भारत संसद ने किया, भारत के संसद ने किया था, भारत सरकार ने किया था, ना कि जम्मू जम्मू कश्मीर राज्य ने किया था, ना तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने किया था। लेकिन किसी भी राज्य के विषय में निर्णय लेने के जो तौर तरीके होते हैं वो हमारा जो भारत देश होता है वही निर्धारित करता है, भारत की सरकार, भारत की केंद्र की सरकार निर्धारित करती है। तो आपको ये पता चल गया हमने जो राज्य है इनको राज्य क्यों कहा है। ये लोग, ये सब हमारे क्या हैं? प्रांत हैं। जैसे अमेरिका के बारे में आप लोग बात करते हैं तो अमेरिका में 50 प्रांत हैं। उन 50 प्रांतों में अमेरिका 50 प्रांतों का जुड़ाव है। वहां पर राज्य अलग हो सकते हैं, उनके पास ऐसी संप्रभुता है कि वहां अलग हो सकते हैं, वो जा सकते हैं। लेकिन भारत के किसी भी राज्य के पास ये क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये क्षमता इसलिए नहीं है क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, यूनियन है, इसलिए। और जो अमेरिका है वो फेडरल है, अमेरिका फेडरल है, वहां पर राज्य जो होता है अलग हो सकता है, मतलब वहां राज्य के कानून अलग होते हैं और उसके केंद्र के कानून अलग होते हैं। लेकिन भारत में राज्यों के और केंद्र के कानूनों को कहीं न कहीं विभाजित किया गया है, लेकिन जब भी उन दोनों में कंट्रोवर्सी होती है तो राज्य का कानून ना लागू होकर के केंद्र का कानून यहाँ पर लागू होता है, आपको ऐसा पता होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे आपके राज्य की। ठीक है, तो हमारे जो भारतीय राज्य हैं इन राज्यों के पास क्या नहीं है? संप्रभुता हमारे भारतीय राज्यों के पास नहीं है। हमारे जो भारतीय राज्य हैं, भारतीय राज्यों के पास एक चीज नहीं है, एक स्वतंत्रता नहीं है, जिसको हम कहते हैं संप्रभुता। अगर भारतीय राज्यों के पास संप्रभुता होती तो ये भी अपना निर्णय ले सकते थे, और ये संप्रभुता हमारे भारतीय राज्यों के पास नहीं है। मैं बात कर रहा हूं आपसे, हमारे भारतीय राज्यों के पास संप्रभुता जब नहीं है तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इसलिए इन राज्यों को हम क्या कह देते हैं? इसलिए इन राज्यों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रांत नाम देते हैं, प्रांत। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से राष्ट्र और राज्य का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। भारत जो है हमारा संपूर्ण राष्ट्र है, राज्य की क्या परिकल्पना होती है ये पता चल गया। तो क्या हम भारत को राज्य कहेंगे? भारत को तो हम देश कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, राज्य क्यों नहीं कहते हैं? लेकिन उसके भी पीछे एक कारण है। देखिए, हमारे जो भारतीय व्यवस्था है, भारतीय व्यवस्था में हम लोग क्या कहते हैं? भारत एक राष्ट्र है, राज्य क्यों नहीं कहते? बड़े स्तर पर हम लोग क्या कहते हैं? दुनिया के संपूर्ण जो देश होते हैं, जहां पर जिन जिन देशों के पास में अपनी संप्रभुता है, अपना अपना क्षेत्रफल है, अपनी अपनी जनसंख्या है, अपने अपनी सरकार है, जिन जिन राष्ट्रों के पास, वो सभी राष्ट्र, देश, वो सभी जो राज्य हैं, जो राज्य के पैमाने के अंतर्गत आते हैं, जो 4 चीजों के लिए, वो अपने 4 चीजों के लिए, जैसे किस किस को, उनके पास में क्या है? उनके पास में आपकी मतलब भूमि है, लैंड समझ लीजिए। उसके पास में पॉपुलेशन है, उनके पास में क्या है? गवर्नमेंट है, और उनके पास में क्या है? सॉवरेनिटी है, मतलब उनके पास में क्या है? उनके पास में संप्रभुता है। मैं बात कर रहा था आपसे, इनके पास में 4 चीजें हैं। ये जितने भी राज्य हैं पूरे दुनिया में, विश्व में जितने भी राज्य हैं, ये क्या कहलाते हैं? अपने आप को राष्ट्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राष्ट्र कहलाते हैं। कोई भी अपने को छोटा नहीं समझता है, सभी अपने को बड़ा समझते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। अगर कोई भी देश अपने आप को राज्य कहेगा तो क्या कहेगा? अरे वो तो छोटा सा राज्य है, इसमें 20 पार्ट हैं, ऐसा कहेगा ना। तो वो मतलब इसलिए नहीं कहता है। देखिए, बात ये होती है, यहाँ पर अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए हम लोग क्या नहीं कर देते हैं? सब कुछ करते हैं ना।
कहते हैं कि अगर कहीं पर अगर जैसे मान लिया छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, आप लोग जाते हैं किसी भी दुकान पर, ठीक है, वहां पर अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से आपको समझौता करना पड़ता है, ठीक है, कुछ चीज़ों से आपको समझौता करना पड़ता है। मान लिया आपके पास में, आप गए दुकान पर, आपके पास में पैसे कम थे, तो जब आपके पास पैसे कम थे, हो सकता है आपने चीज़ सस्ती वाली ही ली हो, लेकिन अच्छे पैकिंग के साथ में ली, तो दिखाएगा क्या, अच्छा दिखाएगा ना। पैकिंग उसकी बहुत अच्छी है, दुकान जिस दुकान से आपने ली है उसकी भी बहुत अच्छी दुकान चलती है, उस शॉप से जिस शॉप से आपने ली है, लेकिन वहाँ की सबसे घटिया चीज़ चाहे बेशक ने आपने ली हो, लेकिन जो वो शॉप है वो क्या है, एक ब्रांड है, एक मॉडल है, तो वहाँ पर आपने बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए क्या आपने क्या किया, चाहे वहाँ की सबसे घटिया वस्तु ली, लेकिन वहाँ की जो पैकिंग थी, वहाँ की जो मैनेजिंग थी, वहाँ का जो रेस्टोरेंट की रेटिंग थी, वो सभी क्या थे, 5 स्टार से भी ज़्यादा थे, 6 स्टार। तो आपने क्या किया, दिखाने के लिए कि हाँ हमने देखो, क्या करते हैं लोग जो 10, 5, 10, 15, 20 हज़ार की जो शॉपिंग करते हैं ना, थैले थैले को दिखाते हुए लाते हैं ताकि लोगों को लगे, लोग देखें कि हाँ हमने देखो शॉपिंग करके लेकर आए हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता है, आपके बाहर के जो व्यक्ति होते हैं, उनके पास बेशक बैग रहेगा, लेकिन वो जो मॉल वाला थैला रहता है ना, जो 10, 20 रुपए 50 रुपए उसका अलग से काट लेता है, कपड़े हो कुछ भी हो, उसको अलग से लेकर के जाते हैं, क्यों, दिखाता है व्यक्ति, अपने स्टेटस को मेंटेन रखता है, समझ रहे हो आप। तो ये चीज है जो विश्व में सभी राष्ट्र जो हैं वो दिखाने के लिए, मतलब सभी अपने आप को, कोई भी छोटा क्यों समझे, इंसान तो इंसान है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे रोड पर मांग भिगता मतलब भीख मांगता हो कोई एक छोटा सा व्यक्ति हो, लेकिन इंसान तो सभी हैं, लेकिन बराबर नहीं है, स्टेटस सभी मेंटेन करना चाहते हैं, आप भी और हम भी और सामने वाला भी, लेकिन दिखाना सभी चाहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसको आप थोड़ी ना दिखा पाएंगे, मतलब उसको थोड़ी ना बाहर कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। होता है, कभी कभी होता है कि आप लोग मेंटेन कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है सच्चाई पता चल जाती है, जब सच्चाई पता चलती है तो आप बुरे बन जाते हैं लोगों के साथ में, होता है ऐसा कि नहीं। तो ये चीज़ है, तो ये क्या होता है, सभी देश जो हैं अपने आप को कंट्री बोलते हैं, राष्ट्र कहते हैं, यही कारण है क्योंकि वे वैश्विक वैश्विक स्तर पर रहते हैं। अगर अपने आप को राज्य बोलेंगे तो उनको कहीं ना कहीं कहते हैं ना संसार होना होता है, तो ऐसा नहीं है। देश अगर देश है तो देश बोलना जानना चाहिए, उनके पास राज्य जो है, राज्य इनको छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को क्या राष्ट्र बनाया, राष्ट्र देश हैं। मैं बात कर रहा था आपसे, कोई भी राष्ट्र जो हमारा है, भारत है, भारत देश है हमारा, भारत देश में हमारे पास जनसंख्या है, गवर्नमेंट है, पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन तो है ही, उसके साथ में आपके पास संप्रभुता है, सब कुछ है, लेकिन भारत के पास संविधान नाम की चीज ना होती तो क्या आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास में अगर संविधान नहीं होता तो हम लोग आज बहुत सारे नियमों को जब नियमों का पालन करते हुए किसी रोड से गुजरते हैं, कहीं पर जाते हैं, जैसे कि हमारे तिरंगे के संबंध में बहुत सारे नियम लागू हैं, किसी जैसे कि अस्पृश्यता से संबंधित आर्टिकल 17 जैसे आप लोगों को पता है कि वो लागू हुआ है, आप कोई छुआछूत नहीं कर सकता। बहुत सारा जो नियम और कानून है इस संविधान में रखा हुआ है, अगर आप कहीं कभी भी पुलिस के एक थप्पड़ मार दो तो वो अपनी कई सारी धाराएं आप पर ठोक के लगा देता है। तो वो जो नियम और कानून चल रहे हैं, अगर ये हमारा संविधान नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि ये सब संभव हो पाता, वर्तमान की जो सरकार है क्या ये संभव हो पाती, आप ही लोग बताइए। अगर मान लिया कि हमारा संविधान जो है, भारत का संविधान जो है, भारत का जो संविधान है, ये अगर संविधान नहीं हो पाता तो किसको पता होता कि हमारे पास सोने का आज़ादी है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपके पास, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपके पास स्वतंत्रता, आपके पास बोलने की आज़ादी है, लेकिन हाँ किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की आज़ादी है, ये सब है ना, संविधान के द्वारा संभव है ना।
लेकिन इसी का दूसरा पार्ट देखिए। मान लिया कि आप अकबर के शासनकाल में रह रहे हो, और अकबर के शासनकाल में रह रहे हो, ठीक है। मान लिया आप अकबर के शासनकाल में रह रहे हो, चले जाओ भैया 1500 के आसपास चले जाइए, 1500 के पहले नहीं, अरे 1600 के आसपास रहिए। 1605 तक अकबर का शासन था, 1605 तक, 1556 के बाद में 1605 तक उसका शासन रहा। बात ये थी कि आप चल रहे हैं अकबर के शासनकाल में, 1556 से लेकर के 1605 तक इसके शासनकाल में चल रहे हैं आप। आपने कहा, आपके ऊपर अकबर के 3-4 आदमी आए, कहा कि चलो भैया राजा साहब ने तुमको बुलाया है। किसने? बादशाह ने तुमको याद किया है। अब तुम उठे अचानक से बोले कि बादशाह ये कौन है? आपने कहा कि बादशाह तो चलो ठीक है, बादशाह जानते हैं बादशाह। उन्होंने आपको पूछा न जाचा, आपको लेकर के सामने खड़ा कर दिया बादशाह के। तो आपने कहा कि हमारे संविधान और कानून के रूल भी तो होते हैं कुछ। पता चला बादशाह आपसे बेगारी करवा रहा है, बेगारी करवा रहा है। तो बादशाह से आपने कह दिया भैया ये हम बेगारी आपकी नहीं करेंगे इसके लिए हमारे संविधान में कानून है। तो बादशाह आपको जानते हो क्या कहेगा कि ये कानून, कौन से कानून से पढ़ के आया हो तुम? तुम्हारा कानून यहाँ पे नहीं चलता। और मार के तुमको 2-4 थप्पड़ भी मारेगा और ये कहेगा कि चल पहले काम कर, उसके बाद में तुमको कानून सिखाता हूँ। होता है ना? क्यों? क्योंकि संविधान नहीं था ना, तो आप किसी कानून का उल्लंघन, वहां पर बहुत सारे लोग उल्लंघन करते थे। देखिए एक बात और बताऊं, जब जमींदारी प्रथा हुआ करती थी तो जमींदार क्या करता था? किसानों से जबरदस्ती वसूली करवाता था कि नहीं करवाता था? किसानों से जबरदस्ती वसूल करवाता था कि नहीं? लेकिन आज क्या है, सरकार तुमसे 5 रुपया भी अगर एक्स्ट्रा वसूल करके दिखा दे तो हम जाने। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? संविधान। तुम्हारे पास क्या है? संविधान। सरकार उस समय कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उस समय व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता था। उस समय सरकार, उस समय जमींदार, उस समय अंग्रेजों का महत्व हुआ करता था। वो अगर जो चाहते वो कानून लेकर के आते थे, पारित करवा के तुरंत आपके पास एक्शन ले सकते थे। लेकिन अब क्या है, अब क्या, सरकार ने किसानों के लिए, जो किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों के लिए 3 जो कानून आए थे, 3 कानून जो आए थे, उस पर भी सरकार को पीछे हटना पड़ा। क्यों? क्योंकि भैया संविधान है, इसीलिए इसीलिए मोदी जी को वो तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा, किसानों से माफी मांगनी पड़ी। क्यों? क्योंकि संविधान है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, समझे? तो इसलिए क्या होता है, आप अगर किसी राज सत्ता में, किसी राजा के शासनकाल में होते, तब तो संविधान का कोई महत्व नहीं था। वहां पर राजा के सभी नियम और कानून चलते, और आप यहाँ पर लोकतंत्र की सरकार में जी रहे हैं, संविधान के पक्ष में जी रहे हैं, संविधान का पालन करते हुए जी रहे हैं। इसीलिए आपको संविधान ने जो शक्तियां, जो अधिकार, जो आपको कर्तव्य प्राप्त करवाए हैं, दिलवाए हैं हमारे संविधान सभा के लोगों ने, तो उन पर आपको चलना पड़ेगा। भारत हमारा जो राष्ट्र है, उसके प्रति हम सभी को समर्पित रहना पड़ेगा। तो क्या है, जो हमारा राष्ट्र का मतलब क्या होता है, हमारा संविधान का, भारत हमारा क्या है? राष्ट्र है। क्या हम इसको राज्य बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता है इसके पास, भारत के पास स्वतंत्रता है। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का मतलब होता है समाज का आपसी जुड़ाव, समाज का आपसी जुड़ाव। क्या है समाज का आपसी जुड़ाव? क्या है समाज का आपसी जुड़ाव? ये है कि अगर समाज में जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर रहा है। जब कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या क्या होता है? उसके लिए कहीं न कहीं
दंड का प्रावधान होता है। तो जब दंड के प्रावधान होंगे तो उन नियमों का उल्लंघन करने से लोग बचेंगे। जब उन नियमों और कार्यों का जो उल्लंघन नहीं होगा तो क्या होगा, समाज का जो आपसी जुड़ाव है वो और मजबूत होगा। समाज का आपसी जो कॉन्सेप्ट है, समाज का जो आधार है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। कब, जब समाज के जो नियम कानून संविधान के द्वारा बने हुए हैं, जिन नियमों और कानूनों के द्वारा हम लोग बंधे हुए हैं, उन नियमों का जब उल्लंघन नहीं होगा आपसे, तो आप क्या करेंगे, हमारे समाज का जो आपसी जुड़ाव होगा, राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, मजबूत होगा। होगा ना मजबूत। बात ये है, ठीक है। हमने समझा कि जो हमारा समाज है, इस समाज में हम अकेले थोड़ी ना रहते हैं कि हमें जो भी बनाएगा वो करेंगे। अगर समाज में आप अकेले रहते होते तो आप जो भी करते वो आपका होता। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग, बहुत से समुदाय, यहाँ पर जातियाँ, हमारे यहाँ पर तो जातियाँ भी हैं, कई सारी जातियाँ हैं। कहीं कहीं काले घोरे का भेद होता है, यहाँ भी होता है कि मतलब कलवा को गोरी मिल गई, तो ऐसा भी होता है काले घोरे का भेद। आपके कृष्ण जी भी कहते हैं कि मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी है। तो काले गोरे का भेद हर जगह है, सब जगह, हर एक जगह पर, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे केन्या, बुरुंडी, कोई भी हो, हर जगह पर काले गोरे का भेद है। ठीक है। तो समाज का जो आपसी जुड़ाव है, इस समाज में क्या होता है, लोग रहते हैं। कौन रहता है, लोग रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बहुत से नियमों और कानूनों को बनाते हैं। होता क्या है, कुछ लोग अपनी परंपरागत प्रथाओं को भूलना नहीं चाहते। क्या, कुछ लोग अपनी परंपरागत प्रथाओं को भूलना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, वो उन्हीं प्रथाओं को मानना चाहते हैं। ये बात तो सही है। अब कैसे समझोगे कि इन प्रथाओं को मानना चाहते हैं लोग, वो कौन सी प्रथाएं हैं, क्या हम आपको बता दें? जरूर बताएंगे। आपने सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसके बाद में भोज होता है ना भोज। ये क्या है, अगर कोई व्यक्ति मरे तो उसके बाद में खाना खिलाना जरूरी है क्या 20 लोगों को? अगर किसी के पास, किसी भी व्यक्ति के पास अगर खाने के लिए वो पैसे नहीं है तो क्या करेगा, नहीं खिलाएगा। तो जो सामने वाला व्यक्ति एक्सपायर कर गया है उसको, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी यार, क्यों नहीं मिलेगी। ये क्या है, आपकी परंपरागत प्रथा है। इसलिए आप लोग क्या करते हैं, एक भोज का आयोजन करवाते हैं और उस भोज में कहते हैं कि जो हमारा सामने वाला व्यक्ति एक्सपायर कर गया है उसके आत्मा को शांति के लिए हम ये भोज की दावत दे रहे हैं। होता है ना। लेकिन एक बात और समझिए, आप जाते हैं शादी करने, आप जाते हैं विवाह करने, समझ रहे हो ना, देखना अभी तार तार हो जाओगे। होता क्या है, शादी करने जा रहे हैं आप, विवाह करने जा रहे हैं। अब होता क्या है, कुछ लोग विवाह करने कैसे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सही बात है, उनकी भी शादी होती है। कुछ लोग विवाह कैसे कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। दो लोग वो भी होते हैं, दो लोग यहाँ भी है, दो लोग यहाँ भी है, साथ में रहते हैं ना। कुछ लोग शादी कैसे करते हैं, क्या कहते हैं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। अब तो भैया सेम सेक्स मैरिज भी आ गया है ना, एक लिंगी विवाह हो जाता है। कोई लड़का किसी लड़की, लड़के को पसंद करके शादी कर ले, कोई लड़की किसी लड़की को पसंद करके शादी कर ले कि हाय तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे प्यारी लगती हो, मुझे क्यूट लगती हो, हम तुमसे शादी करेंगे। आपस में दोनों का मेल खाया, शादी हो गई। ये सेम सेक्स मैरिज जो होती है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको पास कर दिया है भैया, इसको भी पास कर दिया कि चलो भैया ठीक है, सेम सेक्स मैरिज है, चलो। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जो यहाँ तक की पहुंचा करके ले आई है। लेकिन समाज इस चीज को अब भी, रूढ़िवादी समाज इस चीज को अब भी नहीं मानता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या देखती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट देख रही है कि भैया स्वतंत्रता, किसी की
स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। तो क्या होता है, कोई मंदिर में जाकर के शादी कर लेता है, कोई भाग करके शादी कर लेता है, कोई शादी करके फिर दूसरा विवाह कर लेता है, भाग जाता है ना। एक बार किसी ने शादी करी, दूसरी बार दूसरी जगह भाग गया, कोई रोक लेता है क्या? आज के समय में नहीं रोक पाता कोई नहीं। होता क्या है, अरेंज मैरिज करके आपने शादी कर ली, आपने एक और शादी का तरीका अपनाता हूं, तुमको बताता हूं। आपने क्या किया, लव किया। लव करने के बाद में क्या किया, अरेंज मैरिज अपने अपना ली ना। क्या किया, अपना ली ना अरेंज मैरिज। क्या किया, पहले प्रेम, फिर भैया अरेंज मैरिज से शादी होगी। क्या कहते हैं, घर वालों को मनाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या होता है, घर वालों को मनाना पड़ता है। तो ये क्या होता है, मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो कई सारी हमारी अरेंज मैरिज क्या है, परंपरागत प्रथा है, रूढ़िवादिता के साथ में इसमें क्या होता है, सब कुछ सभी कार्य, बाकायदा बारात जाती है, लड़के को सजाया जाता है, लड़की को सजाया जाता है, सब कुछ बारात होने के साथ साथ में 100 200 500 लोग भी जाते हैं। लड़की के घर पे खाना खाते हैं, खाना पीना खाने के बाद में वहाँ पे फिर लड़के वापस आते हैं, उसके बाद में फिर से अपने घर घर वापस चले जाते हैं। होता है ना भोज। अगर मान लिया कि लड़की का जो पिता है वो बहुत गरीब है, नहीं खिला पा रहा है 10 20 50 200 लोगों को, 300 लोगों को, तो क्या होगा, तब तो भैया बारात नहीं होगी, ऐसे तो किसी की शादी नहीं होती। इसीलिए तो यहाँ पर भाग करके शादी हो रही है, मंदिर में शादी हो रही है, लोग जहां पसंद आ जाती है लड़की वहां शादी कर लेते हैं। किसी अब होता क्या है, किसी एक दोस्त की शादी थी, उसकी दोस्त की शादी में किसी और की मतलब वहां से भी लड़की आई, आप इधर से गए, दोनों लोगों में प्रेम हो गया, तो उसकी शादी में क्या हुआ, वहां से आपकी बात बन गई, दूसरी जगह आपने शादी जा करके अपने वहां फिट कर ली, वहां शादी हो गई आपकी। बहुत सारे तरीके वर्तमान में जो शादी करने के हैं वो बहुत सारे तरीके आ गए हैं। और जो है, जो बहुत सारी जो अरेंज मैरिज हुआ करती थी वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्या हो रही है, खतरे में पड़ रही है। और अरेंज मैरिज क्या होता है, सभी के पिता और माता चाहते थे कि लव मैरिज तो हम भी करें, लेकिन अपने बच्चों को लव मैरिज करने नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये प्रेम में फंस गया तो सर्वनाश सत्यानाश इस बच्चे का हो जाएगा। तो ऐसा होता है, माता पिता ये जानते हैं कि हम तो अपने बच्चे की शादी बहुत अच्छे से देखभाल करके करेंगे, लेकिन होता क्या है, उनके सपनों पर पानी फिर जाता है। कब कब जब लड़का और लड़की पसंद कर लेते हैं आपस में एक दूसरे को, तो दोनों का काम हो जाता है, मम्मी पापा बाद में राजी होते हैं और मजबूरन उनको होना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, देखिए अगर कोई किसी को पसंद करता है तो पसंद कीजिए, ठीक है, मम्मी पापा अगर राजी हैं, तुम्हारे भी उनके भी, तब तो बेस्ट है, उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ये वाला प्रेम जो चल रहा है ना, पहले लव फिर अरेंज मैरिज, ये वाला मेरे हिसाब से अभी वर्तमान के ट्रेंड में अच्छा चल रहा है, यही वाला आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी प्रथाएं हैं, जो प्रथाएं चल रही हैं, इन प्रथाओं में हम लोग देखते हैं कि परंपरागत प्रथाओं को हम लोग ध्यान देते हैं, उन पर उनको मानते हैं, उनको जानते हैं, उन प्रथाओं को हम लोग अभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। जबकि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक लिंगी विवाह तक पहुंच गई है, और लेकिन कुछ लोग परंपरागत विवाह में अब भी मान्यता रखते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि परंपरागत प्रथाएं कौन सी हैं, कैसे हम लोग रूढ़िवादिता को मानते हैं। कहीं कहीं तो अभी छुआछूत को लोग बढ़ावा देते हैं, अभी मानते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप मानव हैं, सामने वाला व्यक्ति भी मानव है, ठीक है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो मैं आपसे बात कर रहा था, ये जो समाज का जुड़ाव होता है, आपसी जुड़ाव, ये जो समाज का आपसी जुड़ाव है, ये किस आधार पर होता है? समाज का आपसी जुड़ाव 3 आधार पर होता है, और ये आधार निम्नलिखित हैं। इन आधारों में हम देखते हैं आपकी जो संस्कृति होती है, संस्कृति के रूप से आप सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव रखते हैं, आप भाषा के रूप में जुड़ाव रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हिंदी भाषी क्षेत्र के हम लोग हैं तो आपस में जुड़ाव रख पा रहे हैं। आप किसी धर्म के द्वारा जुड़ाव रखते हैं कि नहीं?
अब तो लोग इन तीनों के अलावा जातियों से भी जुड़ाव रखते हैं कि नहीं रखते हैं। भारत में अगर आप इस जाति से हैं, वाह बहुत अच्छा इंसान है, चाहे वो महाघटिया इंसान हो, तभी कहते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छा इंसान है। क्या भाई तुमको फर्क पड़ता है इंसान किस जाति का है, किस धर्म का है, कैसा है? एक अच्छे व्यक्ति में अच्छे गुण हो, कहीं ना कहीं वो लोगों की मददगार हो, और आपको जब जरूरत के टाइम पे काम आ जाए आपके, तो वो आपके लिए अच्छा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए ना, ना कि आप किसी व्यक्ति के धर्म से, किसी व्यक्ति की जाति से, किसी व्यक्ति की संस्कृति से आपको प्रभावित होना चाहिए। मान लिया आप चले गए अमेरिका, अमेरिका में दो व्यक्ति मिले, भैया कहा कि तुम कहाँ से हो, उन्होंने कहा हम भारत से हैं। दूसरा व्यक्ति आया, तुम कहा कि तुम कहाँ से हो, वो भी कह रहा हम भी भारत से हैं। तो वहां पर ना तो जाति दिखती है, ना तो धर्म दिखता है। कौन दिखता है? भारतवासी दिखे ना, भारतवासी। ठीक है, मान लिया आप भारत में हैं, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हैं आप नोएडा में जॉब कर रहे हैं, हम भी नोएडा में जॉब कर रहे हैं, दोनों लोग हैं। मान लिया हमारे हरदोई के दो लोग हैं, उन्होंने पूछा आप किस जिले से हो, उन्होंने कहा हरदोई से। उन्होंने कहा कि तुम किस जिले से हो, उन्होंने कहा कि हम भी हरदोई से हैं, आपसे जुड़ाओ। दोनों को आकर्षित किया कि हाँ भैया कहीं ना कहीं अच्छा व्यक्ति होगा, हरदोई वाला है, अच्छा व्यक्ति होगा। या आप लखनऊ में रहते हैं, वो भी लखनऊ में रहता है, कहते आप कहाँ से हैं, वो कहता हम लखनऊ से, वो कहता तुम भी, तो कहता तुम भी लखनऊ से। या आप कहते हैं दो लोग बिहार से हैं, वो कहते हम बिहार से, वो भी कहते हम बिहार से। क्या है? सामाजिक जुड़ाव। एक व्यक्ति राजस्थान का हो और दूसरा व्यक्ति कहाँ का हो, दूसरा व्यक्ति हो असम का, तो क्या उन लोगों में आपसी जुड़ाव रहेगा? शायद दूरी बन जाएगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को मानवता बनी हुई है, अंतरात्मा से किसी व्यक्ति को अगर पसंद करता है, ठीक है, चाल चलन उसको ठीक लगते हैं, तो हो सकता है उसको ठीक लगेगा, तो हो सकता है उसकी दोस्ती जल्दी बने। लेकिन इन तीन आधारों पर अगर आपकी कभी भी कहीं भी दोस्ती बनेगी, तो इन तीन आधारों पर जल्दी दोस्ती बनती है। आदमी का जो खिंचाव होता है बहुत तेजी से आपकी ओर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो तीन आधार हैं, इन तीन आधारों पर क्या होता है? राष्ट्र का जुड़ाव होता है, संस्कृति के आधार पर, भाषा और धर्म के आधार पर। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं आगे चल करके कि जो समाज का, भारत राष्ट्र का जो हमारा संविधान है, इसके एकात्मक जुड़ाव के लिए कोई कॉन्सेप्ट है क्या, और अगर कॉन्सेप्ट है तो क्या कॉन्सेप्ट है? एक हमारा कॉन्सेप्ट चलता है राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट, राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट चलेगा, चलेगा। दूसरा हमारा होता है क्या? राज्य राष्ट्र का कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो आप लोग? तो राष्ट्र राज्य के कॉन्सेप्ट में, राज्य राष्ट्र के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं कि सभी जो हमारे देश हैं वो कहीं न कहीं इन्हीं दोनों के अंतर्गत आते हैं। या तो वहां पर राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट होता है, और या तो वहां पर राज्य और राष्ट्र का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब इसको हम कहते हैं राष्ट्र मतलब नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट, नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट। ठीक है, राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट, और इसको हम लोग क्या देते हैं? स्टेट नेशन कॉन्सेप्ट। इनमें कौन कौन आते हैं? मैं बात कर रहा था आपसे, आप ले लीजिए पाकिस्तान को, जानते हैं ना आप लोग पाकिस्तान में क्या है, सबसे ज्यादा सर्वप्रमुख क्या है, पता है आप लोगों को? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्या है? पाकिस्तान धर्म के आधार पर जो राष्ट्र बना हुआ है वो है। इसीलिए कहीं न कहीं हिंदुओं का वहां पे उत्पीड़न किया जाता है, और हिंदुओं को कहीं न कहीं वहां से जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है पाकिस्तान में, तो वो इसलिए क्योंकि ये धर्म के आधार पर निर्मित एक राष्ट्र है। समझ रहे हो ना आप लोग?
और इसमें क्या है, राज्य राष्ट्र के कॉन्सेप्ट में ये देखिए, हमारा जो भारत है, भारत से बना था पाकिस्तान, इसीलिए हम क्या कहते हैं, राष्ट्र से राज्य बना था। और ये राज्य कैसा राज्य है, इसके पास संप्रभुता है, इसके पास जनसंख्या है, इसके पास सरकार है, इसके पास भूमि भी है। तो ये क्या है, राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या है, राज्य और राष्ट्र के कॉन्सेप्ट में क्या है, यहां पर जब हम देखते हैं तो आपका आ जाएगा इजराइल, जानते हैं ना, बहुत टेक्नोलॉजी इजराइल की विकसित है। यहां पर भी धर्म के आधार पर बसाव है। यहां पर भी धर्म के आधार पर बसाव किया गया है। कैसे, अब राज्य से राष्ट्र कैसे बना है, जब वर्ल्ड वार चल रहे थे आपके, तो वर्ल्ड वारों के समय ब्रिटेन की जीत हो गई थी। जब ब्रिटेन की जीत हो जाती है तो ब्रिटेन ने कहा था कि जो मतलब यहूदी लोग हैं उनके लिए हम अलग देश घोषित कर देंगे। अलग देश घोषित करने के चक्कर में जब आप तानाशाह का नाम सुनते हैं, उसका नाम था क्या, हिटलर। हिटलर का जब आप नाम सुनते हैं तो हिटलर जिन यहूदियों को मार रहा था, जिन यहूदियों को भगा रहा था, अपने वहां से काट काट करके फेंक दे रहा था, तो उन यहूदियों के लिए इंग्लैंड ने क्या किया कि हम एक अलग राष्ट्र बना देंगे, वहां पर आप लोगों को रहने को मिलेगा। आज जो है इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई क्यों है, वो भी तो एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है वर्तमान में। और यहाँ से क्वेश्चन होना भी लगभग, यहाँ से इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो। यहाँ से क्वेश्चन यूपी पीसीएस हो सकता है, कहो कि कल परसों के पेपर में बिहार में भी पूछा जाए, आ सकता है। तो क्या है, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है, तो इजराइल को क्या करना था, इंग्लैंड क्या किया, इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड सोच रहा था कि हम वर्ल्ड वार जैसे जीत जाएंगे तो एक नया राष्ट्र तुमको दे देंगे। तो वो राष्ट्र कौन है, इजराइल है। लेकिन ये धर्म के आधार पर राज्य है, राष्ट्र है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यहूदी जो धर्म है ये इनको प्रमुखता देता है, किसको, यहूदी धर्म को। और यहाँ पर जो अन्य धर्म रहते हैं उनको प्रमुखता कम देता है। क्यों, यहाँ पर राज्य और राष्ट्र का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि इजराइल में विभिन्न राज्यों के अलग अलग यहूदी यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो गए, और इजराइल में अलग अलग राज्यों के यहूदी यहाँ पर इकट्ठा हुए, तो एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। इसीलिए इसको राज्य राष्ट्र का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और इसमें क्या है, हमारे भारत राष्ट्र से अलग होकर के एक राज्य का निर्माण हुआ था, पाकिस्तान। इसीलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर राष्ट्र और राज्य का कॉन्सेप्ट है। ये आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ है या नहीं, आप लोग बता देंगे। मैंने आपको बता दिया है कि राज्य राष्ट्र का कॉन्सेप्ट क्या है और राष्ट्र और राज्य का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपकी पॉलिटी, और इसी को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे बात कर रहा था कि कुछ जो देश हैं वो भाषा के आधार पर भी बने हुए हैं। कौन कौन से देश हैं, आपने नाम सुना होगा, स्पेनिश भाषा, फ्रांसीसी भाषा सुना है कि नहीं, जापानी भाषा सुना है ना। तो ये कुछ जो देश हैं, जैसे फ्रांस भाषा के आधार पर है ना, जर्मनी भाषा के आधार पर, स्पेन भाषा के आधार पर, ये जो राष्ट्र हैं भाषा के आधार पर एक हैं। इनके अंदर जो भाषा चलती है, इनकी खुद की फ्रांसीसी, जर्मन और स्पेनिश भाषाएं चलती हैं। तो ये जो राष्ट्र हैं आपके, ये भाषा के आधार पर जुड़ाव रखने वाले क्या हैं, ये राष्ट्र हैं यहाँ पर। अब मैं आपसे बात कर रहा था, यहाँ पर होता क्या है, जो आपकी भाषा के आधार पर इन राष्ट्रों का कॉन्सेप्ट अलग हो गया। मैं बात कर रहा था, अब उसी कॉन्सेप्ट पर फिर से आते हैं। हमारा जो राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट था उस पर आते हैं। राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कैसे बना था, धर्म के आधार पर हमने बात कर ली। राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट, मैं आपसे बात कर रहा था कि
नेशन और स्टेट जो कॉन्सेप्ट है आपका, इसके कुछ पैमाने हैं क्या? हाँ, इसके मुख्य रूप से आपको बता दूं, एक तो ये जो राष्ट्र होते हैं धर्म के आधार पर बनते हैं। क्या? धर्म के आधार पर। और इसका एक पैमाना और है, ये धर्म के आधार पर बनते हैं और जो होता है ये राष्ट्र से अलग होकर बनते हैं। क्या? राष्ट्र से अलग होकर बनते हैं। ठीक, तो आपका जो राष्ट्र और राज्य का कॉन्सेप्ट है ऐसा है, और जो राज्य राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है उसमें कौन सी बातें हैं, उसके अंतर्गत जब हम देखते हैं तो राज्य और राष्ट्र राष्ट्र का कॉन्सेप्ट क्या है? विभिन्न राज्यों से मिलकर के राष्ट्र का निर्माण होता है ना। तो विभिन्न राज्यों से मिलकर के, जैसे यूएसए हो गया आपका, यूएसए में कितने हैं? 50 राज्य, 50 स्टेट इन यूएसए। इंडिया हो गया, इंडिया में कितने हैं? 28 राज्य, 8 यूटी, यूनियन टेरिटरी, है ना। तो 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी भारत में है, इसीलिए बन गया हमारा भारत। और यूएसए में कितने? 50 स्टेट हैं, 50 राज्य हैं, इसीलिए ये क्या है आपका? राज्य। राज्यों से मिलकर के क्या बनता है? राष्ट्र। राज्यों से मिलकर किसका निर्माण होता है? यहाँ पर राष्ट्र का निर्माण होता है। समझ गए आप लोग? तो ये राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, राज्य राष्ट्र का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, आप लोगों को पता चल गया। अब हम थोड़ी सी बात कर ले आपके राज्य व्यवस्था के बारे में, इसकी 3 जो शाखाएं हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी, और उसके बाद में आज की क्लास को समाप्त करेंगे। कहीं ना कहीं क्लास जो होती है आपकी लॉन्ग हो रही है, तो ज़्यादा लंबी क्लास हम लोग ना लेते हुए, हमने आपको बताया था कि राज्य व्यवस्था, राज्य को चलाने वाली व्यवस्था जो है आपकी, यही है राज्य व्यवस्था, राज्य को चलाने वाली व्यवस्था। समझ रहे हैं आप लोग? चलाने वाली व्यवस्था, ठीक, राज्य को चलाने वाली व्यवस्था है ये। तो राज्य को चलाने वाली जो व्यवस्था है, इस राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, मैं जब बात करता हूं आपके राज्य व्यवस्था से, तो राज्य व्यवस्था है क्या? राज्य व्यवस्था के मुख्य रूप से 3 अंग हैं, 3 अंग। इनको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, बना लीजिए, चाहे तो आप लोग बना भी सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आपका आता है सबसे मुख्य भाग, संविधान। इसी को हमें बहुत अच्छे से जानना है, इसी के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से हमको बताना है। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे यहाँ पर कुछ शासन के अंग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक। और हम जानेंगे हमारे यहाँ पर कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक कुछ संस्थाएं हमारे यहाँ पर संविधानेतर हैं, संविधानेतर, कुछ संस्थाएं संविधानेतर हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। कुछ संस्थाएं हैं उनके बारे में, संविधान से निर्मित हैं, और जो संविधान के अंग हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। संविधान के अंगों की जब हम बात करते हैं तो इसके 3 अंग हैं मुख्य रूप से। इसमें सबसे पहले हमारी कौन सी आती है?
देखिए 3 अंगों की जब हम बात करते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए, फिर उसके बाद में इसके नीचे हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। सबसे पहले हमारी क्या है यहाँ पर, विधायिका है ना, विधायिका। ओहो, ठीक है, विधायिका। कार्यपालिका आपकी है एग्जीक्यूटिव, और आपकी है ज्युडिशरी, जिसको न्यायपालिका कहते हैं, न्यायपालिका है ना तीनों, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो क्या है हमारी यहाँ पर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के अंतर्गत हमारा जो शासन होता है, इन तीनों के अंतर्गत हमारा शासन जो है चलता है। सबसे पहले हमारी विधायिका क्या करती है, किसी भी कानून का निर्माण करती है, कानून बनाती है। इसका कार्य क्या है, कानून का बनाना या कानून को बनाना, ठीक है। इसका कार्य क्या है, लागू करना। किसी भी कानून को लागू करती है कौन, आपकी कार्यपालिका। तो आपकी न्यायपालिका क्या करती है, इन सभी कानूनों की जो कार्य विधायिका आपके कार्य कानूनों को बना रही है और ये इसको लागू करवा रही है, और इन्हीं कानूनों की क्या करती है, रक्षा करती है। इन कानूनों की रक्षा करना, जो संविधान में आपको कानून दिए गए हैं, उन कानूनों की रक्षा करना कार्य किसका है, हमारी न्यायपालिका का। ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारा जो संविधानेतर और संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, इनकी बात कर ले हम थोड़ा सा यहीं पर। संविधानेतर और संवैधानिक और संवैधानेतर संस्थाएं, देखिए कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनका जिक्र हमारे संविधान में है, ऐसी संस्थाएं जिनका जिक्र हमारे संविधान में है, इनका जिक्र जो है हमारे संविधान में क्या है। ये क्या है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। जैसे अब मैं बात कर रहा था आपसे, जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, आयोग है, तो यूपीएससी आयोग का इसमें क्या है, संविधान में हमारे जिक्र है। कैग का जिक्र है। ऐसी बहुत सी संस्थाएं, कुछ संस्थाएं हमारे यहाँ पर संविधान में तो नहीं है लेकिन कार्य कर रही हैं। क्या है, इनका जिक्र जो है संविधान में है क्या, नहीं है, संविधान में नहीं है। इनका जिक्र जो है संविधान में नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्या कर रही हैं, कार्य या कार्य का संचालन कर रही हैं। ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाओं में आपको जब हम बात करते हैं तो आपने नाम तो सुना होगा, नीति आयोग का नाम सुना है। तो नीति आयोग जो है आपका संविधानेतर संस्था है, ठीक है। तो नीति आयोग हो गया आपका, नीति आयोग के साथ, ये आपको दिख रहा है या नहीं, मैं पढ़ाता हुआ ही जा रहा हूँ, नहीं दिख रहा है ना। तो ये जो संविधानेतर संस्थाएं हैं, इन संविधानेतर संस्थाओं में हो गया आपका नीति आयोग, ठीक, नीति आयोग, आपका सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आपका एनएचआरसी, ये सभी जो क्या है, ये जितनी भी बॉडीज हैं, ये संविधानेतर संस्थाएं आपकी हैं। और ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका जिक्र हमारे संविधान में बाकायदा दिया गया है अनुच्छेदों में, और इनका जो है जिक्र हमारे संविधान में नहीं है, परंतु हमारे कार्यों को सरल बनाने के लिए इनको जो रखा गया है, ये कार्य हमारे यहाँ पर कर रही हैं, ठीक है।
तो आज की क्लास हम लोगों को यहीं तक रखनी चाहिए और आज की क्लास यहीं पर रहेगी, यहीं तक रहेगी और अगली जो क्लास होगी आपको जल्द ही मिलेगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।